अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट को आज हमने डिस्कस करना है। ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है बच्चों, ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, तो फिर आपने इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। इसकी एप्लीकेशंस, इसका प्रिंसिपल, ये सब चीजें आपने बतानी होगी। अब कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है बेटा, आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन होगा, यानी ये सोल्यूशन फॉर्म के अंदर जाके काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमने ना सोडियम सायानाइड लिया हुआ है, इसे पानी के अंदर हल कर रहे हैं। जब इसके अंदर आपने सेम कोई ऐसी चीज डालते हैं विच हैज ए कॉमन आयन, व्हाट इज आयन? ऐसी स्पीशीज विच हैज ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो देखें ये सायानाइड सायानाइड दोनों के अंदर है। इस तरीके से ये जो आपके पास होगा, that process is known as a common ion because both have a same ion, दोनों के पास सेम आयन है, इसलिए आप इसे कॉमन आयन कहते हैं। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? तो बाज़ औक़ात बेटा हमारे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसे आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, और इसके अंदर जब एक आप कॉमन आयन डालते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो रुक जाती है, वो मजीद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। दैट इज नोन एज ए कॉमन आयन। जिसे हम डिफाइन करते हैं सप्रेशन। सप्रेशन कहते हैं डिक्रीज कर देना, रोक देना ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है, जो आयोनाइजेशन है, जो पानी के अंदर वो हल हो रहा है, इसको आप रोक देते हैं बाई एडिंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो पहले से जो मौजूद था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो दूसरा आप डालोगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से उसके पास एक कॉमन आयन भी होना चाहिए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। दैट इज नाउन एज ए कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? तो आप कहते हैं ऐसी स्पीशीज जिसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया। जैसे आपने बेटा NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, जैसे आप पानी में NaCl को डालते हैं तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू सोडियम आयन एंड ए क्लोराइड आयन। तो पानी के अंदर ये NaCl नहीं रहता, बल्कि पानी के अंदर जाके ये आयोनाइज हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो इसे आपने इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो भी चीज अपने एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर जाके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगी, तो इस अमल को आपने आयोनाइजेशन कहते हैं। इस अमल को अगर आप इसके अंदर से करंट गुजार रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो यही चीज बेटा आपके पास कॉमनली दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक को आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को आप कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये तीन किस्म के होते हैं। या तो बच्चों वो एसिड होगा, कोई भी एसिड हमारे पास जो होता है इसको भी आपने इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये एसिड है। या बेटा वो आपके पास क्या होगा, बेस होगा, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। या वो हमारे पास क्या होंगे, साल्ट होंगे, साल्ट। तीन चीजों को आपने इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, एसिड को, बेस को और साल्ट को। अब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा? वो बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा विच हैज ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ Ka, जिसके अंदर Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाई वैल्यू है। दैट इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4 होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे बेटा HCl होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि दे हैव ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ Ka, इनकी Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। व्हाई दे कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्यों बच्चों आप इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं? क्योंकि जब HCl को पानी में डालेंगे तो इट कैन बी कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। इसका एक मॉलिक्यूल भी ऐसा नहीं होगा जो HCl की फॉर्म में हो, सारे का सारा आयोनाइज्ड फॉर्म होगा। दैट इज कॉल्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड फॉर्म। इसलिए आप इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से बेस बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे? दोज व्हिच हैज ए हायर वैल्यूज ऑफ Kb, जिनकी Kb की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को जिससे आप जाहिर करते हैं उसे हम Kb कहते हैं। अगर Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बेस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास NOH होगा, जैसे बेटा आपके पास KOH होगा, इनकी जो आपके पास Kb की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बेटा आप इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अब साल्ट क्या होते हैं? जो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास कुछ साल्ट बन जाते हैं। जैसे बच्चों अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट होगा, जैसे NaCl एक साल्ट है, जैसे बच्चों लेड सल्फेट आपके पास क्या है, एक साल्ट है। अब साल्ट का कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो ये हमें बेटा उसकी KSP बताएगी। KSP क्या होती है? इससे मुराद है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि वो पानी के अंदर जब डिसॉल्व होगा तो वो कितनी किस्म के आयंस बनाएंगे, कितने ज्यादा आयंस बनाएंगे, तो दैट इज नोन एज ए KSP। तो ऐसे सॉल्ट जिनकी KSP की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जिनकी बच्चों KSP की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो KSP डिसाइड करेगी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स, तो ये ऐसे एसिड्स होंगे जिनमें लो वैल्यू ऑफ Ka, मतलब Ka की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, इन्हें आप वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे आपके पास एस्टिक एसिड होगा, ये आपके पास एक वीक एसिड है। अब बेस क्या होंगे? ऐसे बेस बेटा विच हैव ए लो वैल्यू ऑफ, जिसके अंदर Kb की वैल्यू कम होती है, उसको आपने वीक बेस का नाम देते हैं। जैसे आपके पास बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो ऐसे बच्चों साल्ट जिनके अंदर KSP की वैल्यू कम होगी, लो होगी, दैट इज नाउन एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, उससे भी आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाई आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, कि ये जो आयोनाइजेशन होती है वो क्यों डिक्रीज होती है? आयोनाइजेशन बच्चों क्यों डिक्रीज होगी, ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, आपने इसे पानी के अंदर डाला तो ये NaCl बहुत सारा पानी में हल होना शुरू हो गया, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब ये पानी हमारे पास पड़ा हुआ था, इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डाला तो पानी के अंदर जाके इट कैन बी ब्रेक अप इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो पानी के अंदर बहुत सारे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऐसे भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, ये आयोनाइज हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। अब इसके अंदर ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमें नहीं पता ये एक वीक है, ये हम जानते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर जो आपने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालना है वो इससे स्ट्रांग होना चाहिए, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे वो HCl होगा। HCl इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। जब इसको आपने इंटर किया तो इट कैन बी डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन के अंदर बच्चों जाके तब्दील हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन दैट इज कॉल्ड अनआयोनाइज्ड, इस NaCl जो है इसे हम अनआयोनाइज्ड कहते हैं। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को बच्चों आप कहते हैं आयोनाइज्ड, कि ये आयोनाइज्ड हो गया। अब इसकी आयोनाइजेशन कैसे डिक्रीज होगी ये हमें ली शेल्ट्रियर्स ने बताया था। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ली शेल्ट्रियर्स प्रिंसिपल, ये ली शेल्ट्रियर्स प्रिंसिपल की भी बच्चों एक एप्लीकेशन होती है। जैसे आप इसके अंदर क्लोराइड आयन डालेंगे तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्लोराइड आयन जो होते हैं वो ज्यादा तादाद के अंदर हो जाएंगे। इसलिए जब ये ज्यादा तादाद के अंदर होंगे तो अब इस रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा, ये हमें ली शेल्ट्रियर्स ने बताया था। तो इसलिए बेटा आयोनाइजेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब ये आयोनाइज फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनआयोनाइज फॉर्म। जब ये सोडियम क्लोराइड जो होगा अब आयोनाइज से ये अनआयोनाइज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। ली शेल्ट्रियर्स ने हमें बताया था अगर प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन जो होगा रिवर्स हो जाएगा, रिएक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमारे पास जो है आयोनाइजेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की कौन सी एप्लीकेशन है, क्यों भाई आप इसे यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है ये प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, मुख्तलिफ जो सॉल्ट होते हैं जिसको आपने प्योरिफाइड फॉर्म के अंदर चाहिए तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl।
सोडियम क्लोराइड की जैसे प्योरिफिकेशन करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं। सेकंड, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस आता है, दैट इज नोन एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आप इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट में यूज करेंगे। व्हाट इज क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन रेडिकल इन ए सॉल्ट, कि एक सॉल्ट के अंदर जो केटाइन और एनाइन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, दैट इज नोन एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए जैसे आपके पास ये सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसमें ये जो सोडियम आयन होगा इसे आप कहते हैं केटाइन या बेसिक रेडिकल, ये केटाइन है। ये जो क्लोराइड आयन होता है इसे आप कहते हैं एनाइन, या दैट इज आल्सो नोन एज एसिडिक रेडिकल, इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अगर आपको कोई सॉल्ट दिया जाएगा कि ये बताओ ये क्या चीज है, तो आप उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और फिर आप बताएंगे कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये लेड नाइट्रेट है, जो भी है। फिर बेटा इट इज आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की तैयारी के अंदर भी आप इसे यूज करते हैं। फिर कंट्रोलिंग ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगर कहीं पे वीक एसिड और वीक बेस आप चाहते हैं ये आयोनाइज ना हो इस सोल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर भी आप कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करके उनकी सॉल्युबिलिटी को बच्चों कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पहली पहली जो आपके पास आ रही है ये प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो ये बच्चों हमारे पास ना सोडियम क्लोराइड था, हमने इसे कहीं से हासिल किया। सोडियम क्लोराइड को दो तरीकों से हासिल करते हैं, या तो जो है जमीन के अंदर से मखसूस जगहों के अंदर ये पाया जाता है वहां से निकालते हैं, या समंदर के पानी के अंदर भी सोडियम क्लोराइड होगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बेटा आपके पास इम्प्योर है, आप इसे प्योरीफाई करेंगे बाई कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसे पानी में पहले ये सॉलिड था, आपने इसे लिया पानी के अंदर, आपने इसे हल कर दिया, तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम एक्वस, ये पानी में हल हो गया। ये बेटा क्लोराइड आयन है, दैट इज आल्सो नोन एज ए क्लोराइड आयन एक्वस। ये क्लोराइड आयन एक्वस बन गया, पानी के अंदर ये जाके डिसॉल्व हो गया। अब अगर आपने इसकी केसी लिखना चाहते हैं तो इसकी केसी क्या होगी? केसी बराबर होगा कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है बेटा आप ऊपर लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये केसी आ जाएगी। केसी जो होती है डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, ये खास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये जो नमक है बच्चों ये इम्प्योर है, अब आप इसे प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो एक आम एक्सपेरिमेंट अगर आप घर के अंदर करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई खराबी हो गई है या लैब के अंदर इसको करना चाहते हैं, तो ये हमने ना एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क है बेटा, अब यहाँ पे आपने एक्वा सोल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड को लिया और पानी के अंदर जाके इसे डिसॉल्व कर दिया, हल कर दिया। जब पानी के अंदर इसे आप हल करेंगे देन इट कैन बी ब्रेकअप इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो पानी के अंदर ये अपने आप को सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर ब्रेकअप कर देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर HCl गैस को पास करेंगे, HCl गैस को, ये हाइड्रोजन क्लोराइड को, HCl गैस को बेटा आपने इसके अंदर से पास करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है इसको आपने इसके अंदर पास किया तो ये NaCl के साथ मिलेगी और यहाँ पे जो है वो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आपने किया क्या, इसके अंदर हमने ये किया कि HCl को डाला। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जबकि ये पानी में गया तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस बच्चों क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन के अंदर है ब्रेकअप हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ली शेल्ट्रियस प्रिंसिपल, ली शेल्ट्रियस प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जब ये बढ़ गई है तो ये रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स, ये पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ली शेल्ट्रियस ने हमें बताया था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो इसलिए आयोनाइज्ड यानी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आपस में मिलेंगे और दे कैन बी चेंज इनटू अनआयोनाइज्ड सोडियम क्लोराइड। जो अनआयोनाइज्ड सोडियम क्लोराइड है वो तो सॉलिड है, तो इस तरीके से ये आपस में दोनों मिलेंगे और ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड में तब्दील होना शुरू कर देंगे। और वो जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है वो आपको नीचे ऐसे बैठता हुआ नजर आएगा, नीचे बैठता हुआ बेटा आपको नजर आएगा। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो आप इसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए
आपके पास जो नीचे बैठा हुआ नमक होगा या फिल्टर प्रोसेस के जरिए जो नमक आपके पास आ जाएगा वो प्योर होगा, 100% प्योर हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब आम नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर वाले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको ब्लड प्रेशर होता है तो उनके लिए खास किस्म का नमक बनाया जाता है जो कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए प्योरीफाई किया जाता है ताकि वो एक प्योरीफाई नमक को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें। अब आपके पास इसकी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, एक प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, मुख्तलिफ सॉल्ट्स को आपने प्योरीफाई करना है। अब दूसरा जो हम सॉल्ट लेते हैं ये पोटाशियम क्लोरेट लेते हैं, यानी ये पोटाशियम क्लोरेट बिल्कुल वैसा ही आपके पास एक सॉल्ट है पोटाशियम क्लोरेट। आपने क्या किया, इसे पानी के अंदर, ये सॉलिड था, जब पानी के अंदर आप इसे डालते हैं तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू पोटाशियम आयन, ये एक्वस हो जाएगा, एंड क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन के अंदर बच्चों ये ClO3 को क्लोरेट कहते हैं। क्लोरेट आयन के अंदर जाके इसने अपने आप को क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, तो ये आयोनाइज हो गया। अब आप चाहते हैं इसी तरीके से आपने पानी के अंदर इसे डालेंगे, एक आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, इस पानी के अंदर पोटाशियम क्लोरेट को डाल दिया। अब आपने इसके अंदर कोई कॉमन आयन चीज डालनी है, यानी ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, KClO3 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड करोगे जो इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कौन सा होगा, वो KCl होगा, वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को ब्रेकअप करेगा पोटाशियम आयन में प्लस क्लोराइड आयन में, प्लस बेटा क्लोराइड आयन में। तो इस तरीके से इसके अंदर, अब इस बोतल के अंदर जब पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया गया तो यहाँ पे पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो क्लोरेट आयन है पोटाशियम आयन है वो आपस में मिलेंगे और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और इट कैन बी चेंज इनटू पोटाशियम क्लोरेट। और पोटाशियम क्लोरेट जो होगा इससे राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे बैठना शुरू कर देगा, तो यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसे निथार लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ऊपर वाला पानी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो हमें पोटाशियम पर क्लोरेट मिलेगा ये प्योरीफाइड सॉल्ट होगा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो नहीं है। इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गई, मतलब जब आप इसे तैयार कर रहे थे तब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है, जहां से आपने इसे निकाला वहां से इम्प्योरिटीज है, या किसी ने इसके अंदर कोई चीज मिक्स कर दिया तो आप इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस शुरू करते हैं, या बेटा हमने साल्ट एनालिसिस की बात करते हैं। साल्ट एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस क्या होता है कि हमारे पास जो साल्ट होगा, कोई भी साल्ट जो होता है इसको बेटा दो हिस्से हैं, एक केटाइन रेडिकल है और एक एनाइन रेडिकल होता है साल्ट का। अब हमारे पास ये जो साल्ट एनालिसिस होते हैं इनको आपने 6 ग्रुप के अंदर तकसीम किए गए हैं। जो केटाइन के हैं वो 6 ग्रुप हैं, जो एनाइन के हैं उनके 3 ग्रुप हैं। अब हमारे पास जो सेकंड ग्रुप के सॉल्ट होते हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर जिन केटाइंस को आपने रखा हुआ है वो कॉपर है, Hg है, ये कॉपर आयन होगा, Hg आयन होगा, ये प्लम्बस है, ये वाले जो आपके पास रेडिकल आते हैं ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के रेडिकल हैं। और सेकंड ग्रुप के रेडिकल को मतलब ये है कि ये हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसके अंदर एक साल्ट डालते हैं, ये हमें साल्ट दिया जा रहा है, कहते हैं आइडेंटिफाई, इस साल्ट को आपने आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर कौन सा केटाइन है और कौन सा एनाइन है। तो आपको ये शक है कि इसके अंदर जो केटाइन दिया गया है उसका ताल्लुक जो है वो दूसरे ग्रुप से है, तो आपने इसको, इस साल्ट को लेके थोड़े से पानी के अंदर हल करेंगे, इसका एक्वा सोल्यूशन बना लेंगे। ये बेटा इस साल्ट का एक्वा सोल्यूशन है, मतलब कॉपर है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक्वा सोल्यूशन बना लिया। एक्वा सोल्यूशन बना के अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने स्मॉल अमाउंट में H2S डालेंगे, H2S। ये जो बेटा आपने डालना है ये H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड को इसके अंदर डालेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड जब जाएगी तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू हाइड्रोजन आयन, तो ये बेटा आपके पास हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगी। ये 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे +1 है, सल्फाइड आयन है -2 हो जाएगा। ये पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन आयन में और सल्फाइड आयन में क्या हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, ये जाके इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है, यानी ये जो H2S है इट कैन बी आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड सल्फाइड आयन में। अब बेटा इसकी आयोनाइजेशन को रोकने के लिए हम चाहते हैं ये सल्फाइड आयन रिएक्शन करे कॉपर के साथ, किसी के साथ कोई रिएक्शन दे, ना कि उसके अंदर बस हल होती जाए। तो इसके अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो कि H2S से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा,
मतलब ये अगर थोड़ी डिसोसिएट हुई है तो वो मुकम्मल डिसोसिएट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास HCl है। जैसे आप HCl को डालोगे तो ये H आयन और बेटा क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ये रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बच्चों ये जो सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड आयन, ये फौरन इसके अंदर फॉर एग्जांपल कॉपर था तो ये कॉपर के साथ मिलेगा एंड इट कैन बी फॉर्म कॉपर सल्फाइड, और ये कॉपर सल्फाइड बनाएगा और यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, आपको ऐसे जैसे दही होती है इस किस्म के आपको फुटफुटियां सी नजर आएंगे। तो आप कहेंगे कि ये जो आपके पास है यहाँ पे सेकंड ग्रुप के रेडिकल मौजूद है। तो हुआ क्या था कि HCl ने इसकी आयोनाइजेशन को डिक्रीज किया, तो डिक्रीज होते हुए ये जो सल्फाइड है इसने कॉपर के साथ रिएक्शन किया। इसी तरीके से बेटा आपके पास जो अमोनिया होती है ये आप थर्ड ग्रुप के रेडिकल के लिए यूज करते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज ए ग्रुप प्री एजेंट। ये जो H2S है और HCl जो आपने यहाँ पे इंटर किए हैं इन्हें बच्चे आपने ग्रुप री एजेंट कहते हैं। रीएजेंट उन केमिकल को कहते हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। ग्रुप रीएजेंट से मुराद है ये सिर्फ दूसरे ग्रुप के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। अब आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया, ये थर्ड ग्रुप के लिए आप इसे यूज करते हैं। अमोनिया इज ए वीक बेस। हम सब जानते हैं अमोनिया क्या होती है, एक वीक बेस है। अमोनिया एक वीक बेस है। किसने कहा था ये अमोनिया एक बेस है? तो बच्चों हमें दो साइंटिस्ट ने कहा था कि अमोनिया एक बेस है। पहले हम बात कर लेते हैं, लीवर्स ने हमें कहा था कि अमोनिया बेस है। लीवर्स ने क्या कहा था कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, एक लोन पेयर है। ये किसी को भी ये लोन पेयर दे देता है और जो भी लोन पेयर देगा उसे हम बेस कहते हैं। तो लीवर्स ने हमें कहा था कि अमोनिया बेस है। दूसरा बेटा हमें लोरी एंड ब्रॉस्टन ने भी कहा कि अमोनिया बेस है। लोरी एंड ब्रॉस्टन क्या कहते हैं, कैसे अमोनिया बेस है? तो लोरी एंड ब्रॉस्टन ने ये बात कही थी कि अगर अमोनिया को पानी के अंदर आप डालते हैं तो ये पानी से एक प्रोटॉन ले लेती है और अमोनियम आयन के अंदर तब्दील हो जाएगी। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन ले ले तो ये ब्रॉस्टन और लोवरी कहते थे वो आपके पास बेस होते हैं। तो अमोनिया एक हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। और इस तरीके से ये आयोनाइज हो रही है और अमोनियम आयन जो है इसके अंदर और हाइड्रोक्साइड के अंदर बेटा ये तब्दील हो रही है। अब इसकी इस आयोनाइजेशन को रोकने के लिए, इस आयोनाइजेशन को डिप्रेस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए वी ऐड इट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अमोनिया से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को इसके अंदर बेटा डालेंगे, जैसे आप इसके अंदर डालेंगे तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू अमोनियम आयन। तो ये भी बच्चों अमोनियम आयन में तब्दील हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है इसलिए ये रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और ये जो OH आयन है ये तीसरे ग्रुप के रेडिकल के साथ, तीसरे ग्रुप के रेडिकल क्या होंगे, एक आपके पास फेरिक होगा Fe+3 है, एल्यूमिनियम होगा, या बच्चों ये क्रोमियम होता है, ये वाले होंगे। ये अब इसके साथ मिलेगा। अगर यहाँ पे इस साल के अंदर आयरन होगा तो इसके साथ मिलके FeOH3 बनाएगा, इस और AlOH3 बनाएगा, जिसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो गिवन आपके पास साल्ट है इसके अंदर ग्रुप 3 का रेडिकल मौजूद था। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं इस पे ऊपर बेटा कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले जो फैक्टर आता है तो आपने इसे याद रखना है, ये MCQs हैं। तो ये बच्चों हमारे पास ना कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट ये किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो कॉमन आयन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कोई चीज आयोनाइज हो रही है तो कॉमन आयन उसे क्या करेगा, अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ये जो कॉमन आयन होता है ये सॉल्युबिलिटी के भी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई चीज हल हो रही है तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये हमारे पास जो होगा कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब अगर किसी चीज के अंदर आपने कॉमन आयन डाला हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है किसी चीज के साल्ट का निकल के दोबारा क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इसे आपने क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
तो ये क्रिस्टलाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रिस्टलाइजेशन के बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉमन आयन इफेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस सारी चीज को आप समराइज करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट बस एक काम करता है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्युबल हो रहा होता है ये उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करके उसको जो है वो सॉल्युबिलिटी से निकाल लेता है। आयोनाइज हो रहा होता है उसे अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर बच्चों ये कम जो है वो कन्वर्ट करता है, यानी इट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, इट डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन, ये उनको डिक्रीज करता है और इस फैक्टर को आप कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसलिए हम इसे मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर आप इसको यूज करते हैं, इस अमल को किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए या बेटा किसी चीज की भी प्योरिफिकेशन के लिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको कॉमन आयन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।